Good morning, all of you. In this part of UV visible spectroscopy, we will discuss about the different terms involved in UV visible spectroscopy, and we will also discuss about the different factors which affects the different shifts or the electronic transitions. So first of all, we will see about the definition which we previously discussed in the previous lectures, that is the lambda max. तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि लैम्डा मैक्स की डेफिनेशन क्या है, तो लैम्डा मैक्स एक ऐसी वेवलेंथ होती है विच परटेन्स टू द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। एक ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर कोई भी कंपाउंड सबसे ज्यादा इनकमिंग जो रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब करता है, तो उसे कहते हैं लैम्डा मैक्स। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि आपकी जो इनकमिंग रेडिएशंस जब आती हैं सैंपल के अंदर से, देखो ये पास हुई, पास होने के बाद जो ये एब्जॉर्प्शन हुई है यहाँ पे कितनी लाइट कर ली एब्जॉर्ब, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर। मींस किस वेवलेंथ की लाइट हम डालें कि उसके ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो आप देखिए ध्यान से, इस ग्राफ के अंदर भी हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था पहले भी, एब्जॉर्प्शन और आपकी वेवलेंथ के बीच। तो जैसे हमारी वेवलेंथ कम थी, जैसे हमने शुरू में दिखाया, तो एब्जॉर्प्शन भी कम है। उसके बाद जैसे ही हमने वेवलेंथ इंक्रीज की तो एब्जॉर्प्शन की देखो वैल्यू बढ़ गई। देखो हम हमारा नेक्स्ट डॉट आ गई, आप ग्राफ के अंदर देख पा रहे हैं। हमने फिर वेवलेंथ इंक्रीज कर दी तो हमारी एब्जॉर्प्शन फिर इंक्रीज हो गई। फर्दर वेवलेंथ हमने इंक्रीज की तो ज्यादा चेंज नहीं आया एब्जॉर्प्शन के अंदर। उसके बाद वेवलेंथ फर्दर इंक्रीज की तो एब्जॉर्प्शन आपकी डिक्रीज हो गई। फर्दर वेवलेंथ इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन और भी डिक्रीज हो गई। फिर हमने इन पॉइंट्स को आपके मिला दिया आपस में, और मिलाने के बाद हमारा जो टॉप पॉइंट है वहां पे आ गई आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एक्सट्रापोलेशन के द्वारा। तो दैट कोरिलेट टू दैट परटेन्स टू द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो ये वो वेवलेंथ थी जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन क्या हुई है सबसे ज्यादा, that called the lambda max. So the wavelength at which the maximum absorption takes place is called the lambda max. इसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, या साई मैक्स या साई नोट भी आप इसको लिख देते हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा कोफिशिएंट होता है, ऐसा कांस्टेंट होता है विच टेल्स अबाउट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड। कोई भी जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, और जो इंटेंसिटी ऑफ द बैंड है वो डिपेंड करती है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के होने की संभावना के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की संभावना कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द बैंड भी कम ही होगी। और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सिलेक्शन रूल के बेसिस के ऊपर कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होती है और कौन सी फॉरबिडन होती है। तो वो भी अब हम देखेंगे। तो इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर बैंड। तो इंटेंसिटी जो बैंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है द एक्सटेंट अप टू विच ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के आधार के ऊपर ही, साई नोट की वैल्यू के बेसिस के ऊपर ही, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर सिमिट्री है या नहीं, वो गैरेड है या नहीं, मींस कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है कौन सी नहीं, उसके बेसिस के ऊपर जो ट्रांजिशन है कौन सी होंगी कौन सी नहीं। ट्रांजिशन दो कैटेगरी में डाल दी गई है, फर्स्ट इज द अलाउड ट्रांजिशन, अदर वन इज द फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन सी होंगी, जिसमें साई मैक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁴ हो। तो the transition in which the value of psi naught या psi max is greater than 10⁻⁴ are called the allowed transitions। और वो अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी होती है हमने पहले ही बताया था, वो ट्रांजिशंस आपकी वही होती हैं जो आपकी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन वो अलाउड है, आपकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस वो आपकी अलाउड होती हैं। जबकि जो आपकी नॉन बॉन्डिंग वाली ट्रांजिशन टी एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार वो आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। फर्दर सिलेक्शन रूल के बेसिस के ऊपर हमने आपको बताया था कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऐसी ट्रांजिशन जिसके दौरान स्पिन आपकी सेम रहती हो, आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहती हो, तो वो आपकी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। ऐसी ट्रांजिशन जो गैरेड से अनगैरेड में होती हो या अनगैरेड से गैरेड में होती हो, वो सारी आपकी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। जो इन बातों को फॉलो नहीं करती, आप उन सारी ट्रांजिशंस को कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो फॉरबिडन ट्रांजिशंस में डेल्टा नोट की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 10⁻⁴ होगी। अलाउड ट्रांजिशंस आर फॉलोड बाय द सिलेक्शन रूल। ये सिलेक्शन रूल की सारी बातों को मानते हुए जो ट्रांजिशंस होती है वो सारी आपकी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। और जो
आपकी जो सिलेक्शन रूल को ब्रेक डाउन करने के बाद भी जो ट्रांजिशंस होती हैं वो आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहलाती हैं। जो अलाउड जो ट्रांजिशंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी ये ग्राफ अभी पीछे बताया था कि एक ऐसी जो वैल्यू होती है जो लैम्डा मैक्स जिसे आप कहते हैं, तो उसके दौरान क्या हुआ कि हमने ये देख लिया कि जिसे आप लैम्डा मैक्स कहते हैं मीन्स ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर मैक्सिमम क्या होती है बोलो, एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, आपका जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमने कोई चेंज किया, कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन होने की जो संभावना है वो उसकी आपने इंक्रीज कर दी। देखो जैसे जैसे हमने आपकी क्या नाम है वेवलेंथ देखो हमने इंक्रीज की, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन देखो अब ज्यादा हो गई, तो ये हमारा नया कर्व देखो इस टाइप से बन गया। तो मीन्स हमारी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू क्या होगी बोलो, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, ये हमारी क्या होती है बोलो, अलाउड ट्रांजिशन। इसके रिवर्स अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जिसकी वजह से देखो जो ये ट्रांजिशंस हमारी पहले हो रही थी वो वेवलेंथ जिसके ऊपर हमारी ट्रांजिशन होती है वो लैम्डा मैक्स है, तो हमारी देखो पीक जो हाइट है, जो हमारा बैंड है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो इंटेंसिटी है, अगर वो कम हो जाए, देखो इस टाइप से देखो हमने किया, हमने कोई ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे एब्जॉर्प्शन कम हो गई, तो देखो हाइट कम हो गई, लैम्डा मैक्स वैल्यू सेम है लेकिन एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, तो वो आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। अलाउड ट्रांजिशंस के दौरान हमेशा इंटेंसिटी बढ़ती है और जो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फॉरबिडन जो ट्रांजिशंस होती हैं उनकी इंटेंसिटी हमेशा कम होती है। तो अलाउड ट्रांजिशंस कौन सी होती है, अलाउड ट्रांजिशंस वो होती हैं जो आपकी कहाँ से कहाँ पे होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार वो आपकी अलाउड है, पाई टू पाई स्टार वो आपकी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। पाई टू पाई स्टार क्यों आपकी अलाउड होती है, क्योंकि पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जो पाई है वो आपका क्या है, पाई आपका अनगैरिड है और पाई स्टार के आपका गैरिड है, तो एन गैरिड टू गैरिड आपकी अलाउड ट्रांजिशंस होती है और ये एक प्लेन में भी प्रेजेंट होते हैं। सो दे कैन इजिली ओवरलैप टू ईच अदर और इजिली आपकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाती है। एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होती है वो फॉरबिडन होती है, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, इसलिए इनके बीच में ओवरलैपिंग कैन टेक्स प्लेस टू ओनली स्मॉल एक्सटेंट। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी एक्साइटेशन होने की नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई स्टार वो थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए ये आपकी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं और इनमें जो हमें बैंड मिलता है वो लो इंटेंसिटी का मिलता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट आर क्रोमोफोर। क्रोमा जो वर्ड है इसका मतलब कलर होता है, फोर का मतलब प्रोड्यूसिंग, कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप। हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कलर आया वो क्यों आया, किस वजह से आया, कौन सी ऐसी क्या आ गया उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, कैसी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जिसकी वजह से कंपाउंड में कलर आ गया, तो ऐसे कलर प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड द क्रोमोफोर्स। सो द functional group that shows a characteristic absorption in the visible region and imparts color to the compound called the chromophores, उन्हें आप क्रोमोफोर्स कहते हैं। वो कौन होते हैं, जिनके अंदर आपके डबल बॉन्ड आ जाते हैं। सो द कंपाउंड लाइक having the carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, carbon double bond n, carbon triple bond n and double bond and so on, they behaves like the chromophoric group in the compound and they produces, they imparts the color to the compound। और जितने भी जो कलर आता है, जो रीजन होता है विजिबल रीजन, वो कितना होता है 390 टू 780 नैनोमीटर के बीच में होता है, 390 टू 780 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर होगा यहाँ पे, ये रेंज होती है आपकी। तो इस रेंज में अगर एनर्जी रिलीज होती है और वो हमारी आई तक पहुंचती है तो हमें वो कोई भी सब्सटेंस कलर्ड दिखाई दे जाता है। तो क्वेश्चन आता है वाई बीटा कैरोटीन जिसकी लैम्डा मैक्स 451 है, नियर अबाउट इतनी होती है, ये कलर्ड क्यों है। वो कलर्ड इसलिए है क्योंकि जो बीटा कैरोटीन होता है इसके अंदर आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल 11 डबल बॉन्ड्स होते हैं विच आर इन कंजुगेशन विद ईच अदर। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 11 डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन देयर occurs a more dispersal of pi electron due to the resonance, so more energy will be released। अगर एनर्जी ज्यादा बाहर निकल जाएगी तो खुद की एनर्जी कम, और खुद की एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी बोलो, ज्यादा। सो द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस विच कोरस्पॉन्ड्स टू द विजिबल रीजन, और वेवलेंथ वो किस रीजन में आनी चाहिए 390 टू 780 नैनोमीटर, जो भी हमने ऊपर राइट में लिख रखा है, तो उस रीजन के अंदर इसकी वेवलेंथ में आपकी लाइट आपकी रिलीज होती है और जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो क्या दिखाई दिया जाता है, कलर्ड। सो बीटा कैरोटीन आल्सो अपीयर्ड कलर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम होते कलर एनहांसिंग ग्रुप, जिसकी वजह से कलर तो आया क्रोमोफोर्स की वजह से, मान लीजिए रेड कलर आ गया, लेकिन वो डीप रेड कलर कैसे हुआ, ब्लू तो आ गया लेकिन डीप ब्लू कलर कैसे हुआ, इंटेंसिटी कलर की कैसे हुई इंक्रीज, जो इंटेंसिटी इंक्रीजिंग करने वाले ग्रुप होते हैं वो आपके ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। ये वो सारे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर कोई हीट्रो एटम हो और जिसके पास लोन पेयर हो। सो द ऑक्सिलरी ग्रुप
which interact, which couple with the chromophores and thus causes a shift in the absorption towards the longer wavelength and result in the increase in the intensity of the band called the oxochromes. आप उन्हें oxochromes कहते हैं. They are color enhancing groups. In short कहना चाहें तो आप इन्हें इनके बारे में कह सकते हैं. They are color enhancing group. कलर को बढ़ाने वाला है, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप होते हैं ये. तो ऑक्सोक्रोम आर द कलर एनहांसिंग ग्रुप्स. और इनके जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके अंदर कोई हीट्रो एटम होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे NH2 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, OH के अंदर ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं. तो अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाई द ट्रांजिशन अकर टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ ऑन अटैचिंग ऑक्सोक्रोम. ऑक्सोक्रोम्स में मैंने अभी बताया कि एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाता है और जिसकी वजह से क्या आ जाता है, आपके इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कलर हो जाती है, क्योंकि ये एटम ऑक्सोक्रोम जिसके पास लोन पेयर है जो वो डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा. डबल बॉन्ड के साथ बोलो क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास, वैसे इन सिंपल बता रहे हैं इंटरेक्शन को. मान लीजिए आपके पास ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर और एक पहले सिंपल बेंजीन था, इसमें तो सिर्फ डबल बॉन्ड थे. हमने जब NH2 ग्रुप लगाया तो उससे क्या हो गया, देखो आपके डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बोलो इस टाइप से इंक्रीज. देयर occurs the delocalization of pi electrons. तो जो ऑक्सोक्रोम होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या है, दे आर क्रोमोफोरिक ग्रुप्स. डबल बॉन्ड क्या है बोलो, दे आर दी क्रोमोफोरिक ग्रुप्स. और ये क्या है, दैट इज द ऑक्सोक्रोम. तो ये जो ऑक्सोक्रोम है, ये जो डबल बॉन्ड है, इनके साथ क्या कर रहा है, अपनी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ शो कर रहा है. तो मैं उसी को कहते हैं इंटरेक्ट करना. सो द ऑक्सिलरी ग्रुप लाइक NH2 here which interact with the chromophore, that is a double bond, and cause the shift in the absorption towards the longer wavelength. क्योंकि जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी. एनर्जी बाहर तो खुद की एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा. तो इसलिए लिखते हैं शिफ्ट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. और इससे इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है बोलो, इंक्रीज. तो जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, एक तो ये किस पे इफेक्ट डालते हैं, इंटेंसिटी पे, और एक वेवलेंथ पे. वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करते हैं. तो so that is the ability of the oxochrome to extend the conjugation of the chromophore by sharing their non-bonding electrons, and thus the delocalization of these electron increases, so energy of the system decrease and wavelength increases. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाती है बोलो, आपकी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये था ऑक्सोक्रोम का इफेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट आते हैं जिसे कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट. जैसे अभी हमने देख ही लिया वो तो, कि जिसके दौरान विच द शिफ्टिंग विच टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ. ऐसा कब होता है, जब हम कंजुगेशन को एक्सटेंड कर दें. जब हम कंजुगेशन को क्या कर दें, एक्सटेंड. दूसरा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट विच टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. So the shift in which the maximum absorption takes place towards the longer wavelength are called the bathochromic shift. और ऐसा होता कब है, जब हमने अभी बताया जब कंजुगेशन को इंक्रीज कर दें. और द शिफ्ट विच इन विच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं. ये होता कब है, जब हम कंजुगेशन को रिड्यूस कर दें. तो इट टेक्स प्लेस बाय द इंक्रीज इन द कंजुगेशन और इट टेक्स प्लेस बाय डिक्रीज इन द एक्सटेंडेड कंजुगेशन. अब ध्यान से देखें आप, इसमें अगर हम ग्राफ के द्वारा इस चीज को समझाएं, एब्जॉर्प्शन और लेमडा. मान लीजिए पहले हमारे पास ये बैंड आया हुआ था जो हमने डॉट डॉट से दिखाया, ये लेमडा मैक्स की वैल्यू थी. उसके बाद क्या हुआ कि हमने कंजुगेशन इंक्रीज कर दी. कंजुगेशन इंक्रीज करने से डीलोकलाइजेशन इंक्रीज हो गई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, खुद की एनर्जी कम और वेवलेंथ ज्यादा हो गई. तो देखें अब उसके बाद ये लेमडा मैक्स की वैल्यू बोलो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो मींस नाउ द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस है टुवर्ड्स द बोलो क्या, लॉन्गर वेवलेंथ. उसके बाद आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में देखें, पहले नॉर्मल देखो जो एब्जॉर्प्शन चल रही थी इसी टाइप से जैसे हमने शो किया. उसके बाद क्या हुआ, नाउ द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. देखो हमने ग्रीन कलर से शो किया है, देखो लेमडा मैक्स की वैल्यू. तो द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, वो आपकी शिफ्ट होगी टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. तो उसे आप हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. हाइपो का मतलब होता है इंटेंसिटी के साथ, हाइपो और हाइपर होते हैं. तो इफ द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, तो हाइपर, हाइपर का मतलब मोर, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाना. हाइपो का मतलब डिक्रीज हो जाना, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए. तो जैसे हम ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. तो हाइपोक्रोमिक क्या हुआ, हाइपो का मतलब लेस, लेस का मतलब लेस इंटेंसिटी की तरफ. द शिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड डिक्रीजेस.
और द शिफ्ट इन विच द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इंक्रीजेस, तो वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो जैसे ही हम ऑक्सोक्रोम्स हटा देंगे तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही हम ऑक्सोक्रोम बढ़ा देंगे तो वैसे ही हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे हम इस ग्राफ के द्वारा उसी टाइप से देखें, ये कोई ग्राफ था आपका जिसपे एब्जॉर्प्शन लेमडा के बीच कोई बैंड आपका, फिर हमने क्या किया, ऑक्सोक्रोम्स हटा दिए तो इंटेंसिटी देखो क्या हो गई, लेमडा मैक्स थी, लेमडा मैक्स सेम रही लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द बैंड डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ द बैंड डिक्रीजेस। देखो ग्रीन कलर से हमने दिखाया, जो बैंड है उसकी हाइट देखो कम हो गई। उसके बाद आप देखें हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के अंदर, पहले देखो उसी टाइप से आपका ये कोई हमारे पास बैंड था, उसके बाद क्या हुआ, हमने ऑक्सोक्रोम्स की संख्या बढ़ा दी, इंट्रोड्यूस कर दिया ऑक्सोक्रोम्स को, कंजुगेशन इंक्रीज करवा दी, तो जिसकी वजह से देखें लेमडा मैक्स की वैल्यू जहां पे थी बैंड वहीं पर है, लेकिन अब बैंड की हाइट इंक्रीज हो गई, इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई एट द सेम लेमडा मैक्स वैल्यू। अब हम देखते हैं बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को, सभी को एक ही ग्राफ के अंदर देखो। तो इसमें क्या दिख रहा है कि देखो ये इधर एब्जॉर्प्शन और लेमडा के बीच है, इफ द शिफ्टिंग टुवर्ड्स, देखो ये इधर इंक्रीज हो गई, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, बाथोक्रोमिक शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, hypsochromic shift if shifting takes place towards the increase in intensity, देखो absorption increase हो गई। hyperchromic shift देखो नीचे की तरफ shifting takes place towards the decrease in intensity, देखो absorption कम हो जाए। hypochromic shift, तो एक ही ग्राफ के अंदर हम चारों की चारों शिफ्ट को इकट्ठे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी हम बता चुके हैं, व्हाई द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज हाई इंटेंसिटी देन द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं आपके जो सिलेक्शन रूल था उसके बेसिस के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज द अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि जो पाई होता है वो आपका अनगैरेड होता है, पाई स्टार आपका गैरेड होता है। ये पाई हमने दिखाया, ये अनगैरेड होता है आपका, ये पाई स्टार है देखो, ये आपका गैरेड है, क्योंकि इस गैरेड का मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखो आप ध्यान से देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया था, ये देखो हमने मिड पॉइंट ले लिया, इसमें डायगोनली जब आप चलते हैं, ये पॉजिटिव लोब होता है, ये नेगेटिव लोब होता है, पॉजिटिव, तो डायगोनली जब हम चलते हैं विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेम साइन लोब एट द सेम डिस्टेंस, सेम सेंटर पॉइंट से जब हम डायगोनली 180 डिग्री के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में टू द सेम डिस्टेंस जाते हैं तो वी मीट विद द लोब्स विद द सेम साइन, तो इसके अंदर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इन्वर्जन ऑफ सिमेट्री है, तो ये गैरेड हो गया। आपके पाई के अंदर ऐसा नहीं है, तो मीन्स आपके आराम से ट्रांजिशन हो जाएगी, ये तो देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है आराम से अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, जबकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस है वो, तो इसीलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैज हाई इंटेंसिटी देन द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जो सिलेक्शन रूल के अनुसार अलाउड होंगी उनकी इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो सिलेक्शन रूल के अनुसार अलाउड नहीं है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए एन था, ये पाई स्टार है, और इनकी हमने ये शिफ्ट दिखा दी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एन और पाई स्टार, तो इजिली ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाती और इजिली इनकी ट्रांजिशन भी नहीं हो पाती है। और देखो आप इधर भी इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो चीज देखो हमने पीछे बताई थी उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वो कौन जो शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर होता है, वेवलेंथ कम का मतलब वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार, तो पाई टू पाई स्टार को पहली बात तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, देखो इसलिए तो देखो इसकी जो एब्जॉर्प्शन आई है आप बड़े ध्यान से देखें, इसकी जो एब्जॉर्प्शन आई है जो कहाँ पे आया है बोलो, ये बैंड एट द शॉर्टर वेवलेंथ, देखो शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बोलो क्या है इसकी, लेस है, लेस का मतलब मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ट्रांजिशन, दैट इज कॉल्ड द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक हो गया। और ये कहाँ पे हुई है बोलो, इसका बैंड कितने के ऊपर आया बोलो एब्जॉर्प्शन वाला, एट द लॉन्गर वेवलेंथ, लेम्डा की वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पे मोर है, मीन्स एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट ट्रांजिशन। उसके बाद आप एब्जॉर्प्शन देखें, इंटेंसिटी देखें, आपकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की देखो एब्जॉर्प्शन वो ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है इस बैंड की, और इसकी इंटेंसिटी देखें, देखो इसकी एब्जॉर्प्शन देखें, इसकी एब्जॉर्प्शन बोलो क्या है बोलो कम है, मीन्स ये लो इंटेंसिटी वाला बैंड है। और पाई टू पाई स्टार क्या है, हाई इंटेंसिटी वाला बैंड, अभी हमने बताया था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे आर अलाउड ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल, और एन टू पाई स्टार दे आर नॉट अलाउड, तो इसकी इंटेंसिटी देखो कम है। तो दोनों बातें इस ग्राफ के अंदर से क्लियर हो गई।
कि विच रिक्वायर मोर एनर्जी, वो भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, विच टेक्स प्लेस एट लॉन्गर और द शॉर्टर वेवलेंथ, और विच हैज हाई इंटेंसिटी, वो भी एक ही ग्राफ के अंदर दोनों चीजों को हमने शो किया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को, जैसे कंजुगेशन, वो अभी हमने पढ़ा ही था कि जैसे ही हम कंजुगेशन एक्सटेंड करते हैं तो जितनी ज्यादा कंजुगेशन होती है मोर डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, और डीलोकलाइजेशन की वजह से एनर्जी बाहर रिलीज होके खुद की एनर्जी कम, तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, मतलब बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी कंजुगेशन इंक्रीज होगी, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, मतलब रेड शिफ्ट होगी। हायर वेवलेंथ की तरफ जब भी कोई शिफ्ट होती है तो उसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और जो विबग्योर रीजन होता है VIB GY OR, तो आर की वेवलेंथ ज्यादा, तो इसलिए बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कह देते हैं। और जो आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है उसको हम ब्लू शिफ्ट भी कह देते हैं। तो ये नाम भी आपको साथ के साथ ध्यान रखने चाहिए कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड शिफ्ट, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि ब्यूटाडाइइन और आपकी जो इथाइलिन है, इसमें जो ब्यूटाडाइइन है वो लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करता है एज कम्पेयर टू द इथाइलिन। वो तो इनके स्ट्रक्चर से ही साफ साफ देखो पता चल जाएगा कि जो ब्यूटाडाइइन है उसके अंदर क्या है। तो ब्यूटाडाइइन के अंदर आपके देखो दो डबल बॉन्ड है, वो कंजुगेशन के अंदर है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो इस टाइप से मूवमेंट होगी। सो इन ब्यूटाडाइइन ड्यू टू द एक्सटेंडेड कंजुगेशन देयर occurs the more delocalization of pi electron by resonance, more energy will be released, so the energy required for the pi to pi star transition decreases, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल गई तो खुद की एनर्जी कम, तो एनर्जी कम होगी तो क्या होगा आपकी लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एनर्जी कम तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ मींस बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। और बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या भी कहते हैं, अभी अभी हमने जिक्र किया था, दैट आल्सो कॉल्ड एज द रेड शिफ्ट, उसे आप रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, देखो हमारा ये कोई बैंड आ गया, उसके बाद हमने जब ये कंजुगेशन इंक्रीज हो गई, डबल बॉन्ड आपके कंजुगेशन में आ गए, तो जिसकी वजह से शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखो इंक्रीज हो गई, तो द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम ज्योशन टेक्स प्लेस वो क्या हो गई बोलो ज्यादा, तो ये आपकी बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो गई। अब हम इथीन के बारे में देखें या इथेलिन के बारे में देखें, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटेंडेड कंजुगेशन देयर occurs नो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज मोर फॉर द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन केस ऑफ इथीन, so maximum absorption takes place toward the shorter wavelength means hypsochromic shift takes place। hypsochromic shift takes place का मतलब hypsochromic shift को आप क्या कहते हैं, that also called as the blue shift, इसे आप क्या भी कह देते हैं, इसे आप ब्लू शिफ्ट भी कह देते हैं, that is called as a blue shift। तो इसी टाइप से आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द देखो शॉर्टर वेवलेंथ हमें शो करना है, तो देखो ये हमारा ग्राफ आ गया, लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपकी देखो हमने टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ कर दी, मींस आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गई, तो द शिफ्ट विच टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, तो हिप्सोक्रोमिक और द ब्लू शिफ्ट, द शिफ्ट विच टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, तो दैट कॉल्ड द बाथोक्रोमिक शिफ्ट और द रेड शिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ये कुछ देखो क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट, कि भाई आपके ये जो कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिडमाइड, इनके बीच बताएं कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन किसके अंदर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसके अंदर कम, मींस किसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कम होगी, किसकी ज्यादा। तो अब देखें हमने एसिडमाइड लिया, एस्टर लिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, देखो हमने, अब देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप देखें एसिडमाइड के अंदर, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आर जो ग्रुप है वो प्लस आई वाला है, और NH2 ग्रुप क्या है प्लस आर वाला, और इसका स्ट्रॉन्ग प्लस आर होगा क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर एस्टर में देखें तो प्लस आई वाला तो कॉमन है आर, लेकिन ओ आर जो ग्रुप लगा हो उसका प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन NH2 से कम, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए रखेगा, और प्लस आई भी है इसमें, प्लस आई नहीं, हाँ आर ग्रुप लगा हुआ ओ के साथ आर है तो उसका प्लस आई होगा। आर के बारे में बता रहे हैं, ओ आर के बारे में नहीं, ओवरऑल ओ आर का तो माइनस आई इफेक्ट होता है। उसके बाद
अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो इसके अंदर जो प्लस आर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू ओ आर ग्रुप। तो अब ये देखें किस में ज्यादा रेजोनेंस होगी, तो सबसे ज्यादा जो होगी आपकी जो जो इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन होगी किस लोन पेयर की होगी, जो नाइट्रोजन के ऊपर है। देन बोलो किसके ऊपर होगी, जो आपके ओ आर के ऊपर है। फिर किसके ऊपर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ऑन मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर 1 टू 2 टू 3, जो पहली स्ट्रक्चर है यहाँ पे एसिडमाइड की, देन एस्टर्स की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हुआ, आपके एसिडमाइड के अंदर हुआ, स्ट्रक्चर 1 के अंदर, देन स्ट्रक्चर नंबर 2, देन स्ट्रक्चर नंबर 3। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है आपकी, ये स्ट्रक्चर नंबर देखो 2 है, और ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है आपकी। तो जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन देखो इंक्रीज हो गई 1 से 3 की तरफ जब जाते हैं, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज आपकी कहाँ से कहाँ पे होगी बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज आपकी किस में होगी, आपके एसिडमाइड के अंदर। तो जैसे ही हम स्ट्रक्चर 1 से 2 से 3 की तरफ जाते हैं, तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है। नंबर 1 के अंदर ज्यादा चलेगा, 2 के अंदर कम, और 3 के अंदर सबसे कम। इसलिए डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रक्चर 1 एसिडमाइड में सबसे ज्यादा होगा, देन 2, देन 3। तो इसलिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी 1 में सबसे ज्यादा होगी, देन 2, देन 3। तो पहले वाले की एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी बोलो, सबसे ज्यादा। तो मोर द डीलोकलाइजेशन, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है, मोर द रेजोनेंस, तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट किस में होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू किस में सबसे ज्यादा होगी, आपकी एसिडमाइड के अंदर होगी। तो देखो इसी बेसिस के ऊपर आपकी देखो ध्यान से कि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहे तो आर सी एच की, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे कम होगी लैम्डा मैक्स, देन एस्टर, देन द एसिड एमाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके ये शुरू में नंबर 1 कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है, फिर कीटोन, फिर नंबर 3 एसिड हैलाइड, फिर एसिडमाइड, फिर एस्टर्स है। अब ये कुछ तो हमने देख ही लिए, तो उसी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि जो अभी हमने देखा कि जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट चलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट चलेगा, उतनी ज्यादा लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर। तो पहले एल्डिहाइड वाले केस में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट था, कीटोन के अंदर प्लस आई है दोनों तरफ से, तो और ज्यादा आपका हो गया। उसके बाद आपके एसिड हेलाइड में प्लस आई, दूसरी साइड से माइनस आई चलेगा इसका, तो इसने तो रिड्यूस कर दिया डीलोकलाइजेशन को। अगर आप एसिड एमाइड में देखें तो उसमें आपके ज्यादा होगा प्लस आई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आई, और NH2 का प्लस आर ज्यादा है। और एस्टर के अंदर भी प्लस आई है और प्लस आर होगा इसका, लेकिन NH2 से कम, क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। तो इसी बेसिस के ऊपर जो करेक्ट ऑर्डर होगा लैम्डा मैक्स का, कि जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, वो अभी हमने बताया कि मोर द रेजोनेंस सबसे ज्यादा आप देखिए किस में चल रहा है, स्ट्रक्चर नंबर 4 एसिडमाइड में, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 5 में एस्टर्स में, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 2 में जो आपके कीटोन्स थे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो आपके एल्डिहाइड है, उसके बाद एसिड हैलाइड्स के अंदर। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर का इफेक्ट के डीलोकलाइजेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो दो अगर हम कंपाउंड ले ले, ट्रांसटिल्विन और सिस्टिल्विन, जितनी भी बातें हम ये बता रहे हैं, ऑल आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जितनी भी बातें अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो सारी एप्लीकेशन ही है। तो कोई पूछे व्हाट आर दी एप्लीकेशंस, तो अभी तक भी जितना भी प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा, यहाँ तक जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं, तो इकट्ठे अगर हम लिख देते हैं कहीं पे, तो दीज ऑल कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो ये ट्रांसटिल्विन की हमने स्ट्रक्चर बनाई, इसके अंदर आपके दो जो फिनाइल ग्रुप हैं बेंजीन रिंग, उनके बीच में कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो in trans-toluene there occurs no steric hindrance between the two phenyl groups, so there occurs the, तो ये जो फिनाइल ग्रुप होंगे दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में होंगे, तो इसलिए इनके बीच में रेजोनेंस हो जाएगी। एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी एक रिंग से दूसरे रिंग की तरफ, देखो। सो देयर occur the more delocalization of electron, तो मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ज्यादा एनर्जी रिलीज, ज्यादा रेजोनेंस, तो क्या होगा, खुद की एनर्जी कम, तो कम एनर्जी के ऊपर आपकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगी, कम एनर्जी से, मींस बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ होगी आपकी ऑब्जर्वेशन। बाथोक्रोमिक शिफ्ट मींस रेड शिफ्ट होगी। तो ये हम ग्राफ के द्वारा भी शो कर सकते हैं, देखो पहले ये था, उसके बाद जब हमने कंजुगेशन इंक्रीज कर दी, तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। अगर सिस्टिल्विन में देखें तो आपके देखो हमने दो बेंजीनिंग को देखो, एक बेंजीनिंग की स्ट्रक्चर हमने थोड़ी देखो डिस्टर्ब्ड फॉर्म में दिखाई है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनिटी लॉस्ट हो गई। These two benzene ring are
आर नॉट इन द सेम प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो जिसकी वजह से नो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू बेंजीन रिंग्स बाय रेजोनेंस। एक अकेले बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस चल रही है, खुद के में तो चल रही है, लेकिन जैसे पहले वाले ट्रांसटिल्विन में हम दिखाया था, देखो रेड एरो से दिखा रखा है पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन फ्रॉम वन बेंजीन रिंग टू अनदर वन, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्लेनिटी लॉस्ट हो चुकी है दो बेंजीन रिंग के बीच में, इसलिए लेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो एनर्जी ज्यादा रहेगी सिस्टम की, तो वेवलेंथ कम होगी, तो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, मींस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस, मींस ब्लू शिफ्ट टेक्स प्लेस, तो ब्लू शिफ्ट होगी यहाँ पे। तो ये था स्टेरिक फैक्टर के बेसिस के ऊपर, ऐसे हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, तो ये लैम्डा मैक्स अब शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर हमने ये शो कर दिया। उसके बाद हम दिखाते हैं इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में काफी बार आता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द पोलैरिटी of the solvent on the n to pi star and the pi to pi star transition। तो इफेक्ट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑन pi to pi star transition देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होता है। हम आपको ये बता दें, जो पोलैरिटी का ऑर्डर होता है डिफरेंट आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनके बीच जो सबसे ज्यादा पोलर होता है वो n होता है नॉन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई स्टार, फिर पाई होता है। तो देखो अब फिलहाल हमें देखनी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बीच, तो इनके बीच ये एनर्जी का गैप है कोई। जब हमने कोई पोलर सॉल्वेंट डाल दिया तो क्या हुआ, तो पहले हम ये देख लें कि जो ऑर्डर है पोलैरिटी का, सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है, एन है। उसके बाद सबसे ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन कौन होंगे जो मूवेबल होंगे, वो आपके पाई स्टार वाले होंगे, फिर पाई होगा। तो सबसे ज्यादा पोलर कौन है, सबसे ज्यादा पोलर हो गए नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन पाई। लेकिन हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन है पाई और पाई स्टार के बीच है, तो आउट ऑफ दीज टू पाई एंड पाई स्टार विच इज मोर पोलर, which of the following molecular orbital which interact more strongly with the polar solvent, तो वो पाई स्टार होगा। तो पाई स्टार ऑर्बिटल्स विल इंटरेक्ट टू ए लार्ज एक्सटेंट विद द पोलर सॉल्वेंट, तो जिसकी वजह से इंटरेक्शन से एनर्जी कम होती है, तो पाई स्टार की एनर्जी देखो कम हो जाएगी, तो द एनर्जी ऑफ द पाई स्टार डिक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट देन द पाई। देखो पाई स्टार की एनर्जी देखो ज्यादा डिक्रीज देखो हुई है, और पाई की थोड़ी कम हुई है, तो इसलिए जो एनर्जी गैप था पहले पाई और पाई स्टार के बीच, अब जो एनर्जी गैप आ गया है पाई और पाई स्टार के बीच वो कम हो गया है। तो द एनर्जी गैप बिटवीन पाई एंड पाई स्टार डिक्रीजेस, मींस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, तो मींस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, मींस बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस, मींस द रेड शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ आपके पोलर सॉल्वेंट का, बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो आप ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि पहले हमारे पास बैंड ये था, जैसे ही हमने जो हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें ऐसा भी आ जाए, मान लीजिए 3 4 5 सॉल्वेंट इकट्ठे दे दें, तो आप उन सभी को पोलैरिटी के बेसिस पर अरेंज कर दे सभी सॉल्वेंट को, तो जैसे ही आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो वैसे ही बाथोक्रोमिक शिफ्ट इंक्रीज हो जाती है, मींस द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर लॉन्गर एंड द मोर लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे था। फिर नेक्स्ट ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एंड सो ऑन, ऐसे ही लैम्डा मैक्स मींस दैट टेक्स प्लेस दैट शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे ही हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी और ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखो एन ये हमने पाई स्टार दिखाया, एनर्जी का गैप है। उसके बाद हम पोलैरिटी तो पहले जानते ही, एन इज मोर पोलर देन पाई स्टार, तो कौन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, एन ज्यादा इंटरेक्ट करेगा देन द पाई स्टार। तो एन की एनर्जी जो है, n will interact more strongly, n जो non pair electron they will form more hydrogen bonding with a polar solvent to a large extent, तो मीन्स मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, तो एनर्जी जो है एन की है वो डिक्रीज होगी टू द लार्ज एक्सटेंट देन पाई स्टार। देखो एन की एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हुई, पाई स्टार की कम, इसलिए गैप इंक्रीज हो गया इनके बीच, तो इसलिए जो एनर्जी का गैप है एन टू पाई स्टार वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, मीन्स द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होती है, कम, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो इसलिए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस मींस ब्लू शिफ्ट टेक्स प्लेस, इसलिए ब्लू शिफ्ट हो गई। और ग्राफ के द्वारा भी दिखाएं, तो आपका कोई बैंड था, जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट डाला तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, मींस द शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, तो इसलिए आपके हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस मींस ब्लू शिफ्ट टेक्स प्लेस। अब आपका एक क्वेश्चन आ गया एक कि डिफरेंट सॉल्वेंट है आपके, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म,
आपके एन हेक्सेन है। तो आप सभी जानते हैं एन हेक्सेन तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो एन हेक्सेन से जैसे क्लोरोफॉर्म की तरफ जब हम जाते हैं, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 की क्लोरीन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थोड़ा पोलैरिटी इंक्रीज हो गई उसके अंदर। फिर आपके अल्कोहल ऑक्सीजन आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से, तो मोर सेपरेशन ऑफ चार्ज, मोर पोलैरिटी। लेकिन इथेनॉल के अंदर C2H5 ग्रुप है, इथेनॉल के अंदर बोलो क्या है, C2H5 ग्रुप है। अगर हम इथेनॉल ले लें तो उसमें जो एल्काइल पार्ट है, जो आपका नॉन पोलर पार्ट है, उसका साइज हमने छोटा कर दिया। और वाटर के अंदर से तो हमने CH3 हटा दिया, वहां पे एक H और लगा दिया। मीन सबसे ज्यादा पोलर कौन हुआ आउट ऑफ दीज डिफरेंट सॉल्वेंट्स? वाटर इज मोर पोलर देन मिथेनॉल इज मोर पोलर देन इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल में C2H5 जो एल्काइल पार्ट का साइज बढ़ा दिया, इसलिए वो कम पोलर हो गया। और इथेनॉल इज मोर पोलर देन क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसलिए आपका जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज्यादा, इथेनॉल जो है ज्यादा पोलर है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज है, और C6H14 तो हेक्सेन है, उसके अंदर तो सेपरेशन ऑफ चार्ज ही नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम की चेन है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो इंटरेक्ट करेगा आपका N2 पाई स्टार, जब ट्रांजिशन चल रही थी, कौन सा सॉल्वेंट सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? वाटर करेगा। तो वाटर के जैसे अभी मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, कि जो जितनी ज्यादा आप जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, शिफ्टिंग टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टिंग कौन करेगा? वाटर करेगा। कौन करेगा बोलो? N2 पाई स्टार जैसे ट्रांजिशन है, पोलर सॉल्वेंट डालते हैं तो देखो ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई बोलो? एनर्जी। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड पोल मोर पोलर सॉल्वेंट डालने से। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर हम बता रहे हैं, पाई टू पाई स्टार में इफेक्ट यही सेम पोलर सॉल्वेंट का अलग होता। तो बात हमारी चल रही है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की। अगर पाई टू पाई स्टार होता तो रिवर्स ऑर्डर होता। तो N2 पाई स्टार में बोलो क्या हो जाता है? एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो डिक्रीज इन द वेवलेंथ टेक्स प्लेस। तो एज द पोलर सॉल्वेंट, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी लैम्डा मैक्स की? वाटर के केस में। क्योंकि वाटर के केस में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा पोलर सॉल्वेंट है ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो ये जो गैप होगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन का, ये सबसे ज्यादा होगा इन केस ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा, तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसलिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? H2O इज लेस देन मिथेनॉल इज लेस देन इथेनॉल इज लेस देन क्लोरोफॉर्म इज लेस देन C6H14। इफेक्ट ऑफ, अगर हम पीएच देखें, एक बार बेसिक मीडियम का देखेंगे, उसके बाद एसिडिक मीडियम का देखेंगे। तो अगर हम फिनोल ले लें और उसका कन्वर्जन देखें फिनोक्साइड आयन में, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? तो इन बेसिक मीडियम के अंदर जो आयनाइजेशन है फिनोल का, वो इंक्रीज हो जाता है। वो फिनोक्साइड आयन में देखो कन्वर्ट हो जाता है। OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन ने H को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर फिनोक्साइड आयन बन गया। फिनोक्साइड आयन बनने से इसका प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज हो गया, जिससे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी बोलो? इंक्रीज। और डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो जैसे ही इंक्रीज होती, इसका प्लस आर इफेक्ट देखो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी थे प्लस आर इफेक्ट, तो उसका भी चल रहा था, लेकिन अब प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो प्लस आर इफेक्ट ऑफ O नेगेटिव ग्रुप इंक्रीजेस, तो डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी कम, तो मीन्स एनर्जी जो गैप है वो कम हो जाएगा, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा? देखो एनर्जी गैप कम हो गया, तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा? आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बोलो? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, मींस बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो फिनोल जब फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम के अंदर, तो कौन सी शिफ्ट हुई? बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस, मींस रेड शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो देखो हम ग्राफ के द्वारा भी उसी टाइप से शो कर सकते हैं। तो टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ हमें शो करना है, देखो। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखो हमने इंक्रीज करते हुए दिखा दी। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द पीएच इन एसिडिक मीडियम। तो अगर एनिलीन ले ले, तो इन एसिडिक मीडियम जो प्रोटोनेशन ऑफ द एनिलीन अकर्स इन टू गिव द एनिलीनियम आयन, देखो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे दिए। तो इसका जो प्लस आर इफेक्ट पहले चल रहा था नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की वजह से, अब वो प्लस आर इफेक्ट अब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो रेजोनेंस कम हो गई, डीलोकेलाइजेशन कम हो गई, प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज हो गया, डीलोकेलाइजेशन घट गई, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाएगी। मोर एनर्जी चाहिएगी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करवाने के लिए, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो? वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी कम। कम का मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, मींस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस, मींस ब्लू शिफ्ट टेक्स प्लेस।
तो इसको हम ग्राफ के द्वारा भी देखो ऐसे शो कर सकते हैं। देखो lambda max की वैल्यू हमने क्या कर दी, टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो ये था इफेक्ट ऑफ द पीएच इन एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में आपने देखा फिनोल का फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना, जिसमें बाथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ था क्योंकि आपका रेजोनेंस इंक्रीज हो गई थी वहां पे, और यहाँ पे क्या हुई, रेजोनेंस आपकी डिक्रीज हो गई। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं साथ के साथ। तो अगर हम देखें मिथेनॉल और आपके मिथाइल हैलाइड के बीच में, वहां पे OH है मिथेनॉल में और मिथाइल हैलाइड में X है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हेलोजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ज्यादा आपके क्या करेगा बोलो, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़े भी रखेगा ये, तो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, लोन पेयर को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए रखेगा ऑक्सीजन देन द हेलोजन। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर हम मिथेनॉल के अंदर दिखाएं तो ये ट्रांजिशन N2 जो सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन हो रही थी मिथेनॉल में, देखो अगर यही ट्रांजिशन हम दिखाएं CH3X में तो वो इजीली हो गई। तो जिसकी वजह से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करवाने में किसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, मिथेनॉल के केस में, एज कंपेयर टू द बोलो क्या, आपके मिथाइल हेलाइड्स, जो आपके एल्काइल हेलाइड है उसके अंदर। तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द N2 sigma star transition will be more in CH3OH as compared to in CH3X। इसीलिए जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ मिथेनॉल के अंदर होगा, और टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ किस में होगा बोलो, आपके एल्काइल हैलाइड के अंदर। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा मिथेनॉल के केस में, और बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा आपके एल्काइल हैलाइड के केस में। इसी टाइप से आप शो कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को भी और बाथोक्रोमिक शिफ्ट को भी। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम। अगर एक हमारे पास क्लोरोमीथेन हो, एक आयोडोमीथेन हो, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन है। तो उसी टाइप से बिल्कुल हम शो करेंगे यहाँ पे N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को, ये क्लोरोमीथेन हमने लिया, तो लोन पेयर आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द Cl देन द आयोडीन। तो इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्लोरोमीथेन के अंदर देन द आयोडोमीथेन। तो आयोडोमीथेन में इजीली होगी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जैसे हमने डायग्राम में शो किया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर sigma star transition will be more in CH3Cl than CH3I। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, इसलिए CH3Cl के केस में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, मींस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ CH3Cl, और बाथोक्रोमिक शिफ्ट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ CH3I। और उसी टाइप से हम ग्राफ से भी हम इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शॉर्टर वेवलेंथ को हम देखो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को शो कर दिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस में इजीली होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कंपाउंड के अंदर एक अल्कोहल है, एक NH2 है, एक RSH है। तो जो अल्कोहल है ROH वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखेगा, तो मींस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन देन सल्फर, इसलिए N2 पाई स्टार जो ट्रांजिशन होगी, जो एनर्जी गैप होगा, वो अल्कोहल वाले केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू RNH2 RSH। इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू किसकी कम होगी, ROH की कम होगी एज कंपेयर टू। इसको रिवर्स कर देंगे हम ऑर्डर को, ROH इज लेस देन RNH2 इज लेस देन RSH। देखो ये हमने रिवर्स लिख दिया यहाँ पे, ये बीच में गलत लिखा गया, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, RNH2 आएगा देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा फिर लास्ट में RSH, NH2 की जगह यहाँ पे SH आ जाएगा। तो ये थी डिफरेंट एप्लीकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। देखो ये हमने डायग्राम के थ्रू भी बताया, ROH एल्कोहल एमीन और RSH के बीच में देखो कोरस्पोंडिंगली हमारा गैप था। इसके बाद नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हमें देखनी है
साइनाइड नाइट्रो और आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन आर के बीच में, जो है जो कंपाउंड उनके बीच में। तो जो लेमडा मैक्स वैल्यू है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की अगर हम देखें, देखो CN और इनके बीच में, तो क्या होगा, आपके जो नाइट्रोजन है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है, देखो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो अगले कंपाउंड उसमें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं तो दो लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड तो sp2, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो दो सिग्मा बॉन्ड तो दोनों sp2, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें तो साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन जो है ट्रिपली बॉन्डेड है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज थी, 50% s करेक्टर है, तो इसलिए इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज वाली ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हुआ, जो नंबर 3 के अंदर जो नाइट्रोजन उसका सबसे कम, देन 2 देन 1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए रखेंगे अपने लोन पेयर्स को, तो इसलिए इजीली जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इजीली उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, तो 1 में ट्रांजिशन इजीली नहीं होगी क्योंकि उसमें गैप ज्यादा होगा, तो 1 में गैप सबसे ज्यादा होगा, तो 3 इज लेस देन 2 इज लेस देन 1, तो इसलिए ऑर्डर लेमडा मैक्स का क्या हो जाएगा, सबसे 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, इस टाइप से। तो 3 कौन है आपके जो एजो कंपाउंड होते हैं, और 1 कौन है बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो उसमें वेवलेंथ बोलो क्या होगी, कम, क्योंकि एनर्जी क्या थी नंबर 1 वाले कंपाउंड की सबसे ज्यादा चाहिए थी N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करवाने के लिए। नेक्स्ट देखें आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इनमें देखना एल्काइन है, एल्कीन है, और ये आपके एल्डिहाइड्स हैं आपके। तो जैसे ही हम एल्काइन से एल्कीन से एल्डिहाइड की तरफ जाते हैं तो आपने क्या देखा कि जो सबसे जो sp करेक्टर है वो किसके अंदर होता है, एल्काइन के अंदर, और इनमें sp2 करेक्टर है। उसके बाद 4 सेपरेशन ज्यादा किस में है, आपके एल्डिहाइड के अंदर होगा 4 सेपरेशन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होगा, एल्डिहाइड्स के अंदर किसके बीच होगा बोलो, ये एल्डिहाइड जो है इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा ना इस टाइप से, देखो RC डबल बॉन्ड O और H, क्योंकि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा आपके। तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी गैप है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का, वो आपके किस में कम और किस में ज्यादा होगा, तो वो आप इस टाइप से बता सकते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, 50% एस करेक्टर है आपके एल्काइन के अंदर। फिर उसके बाद sp2, इसमें 4 सेपरेशन नहीं, उसमें इजीली डीलोकलाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन की 4 सेपरेशन हो गया आपके एल्डिहाइड के अंदर, तो लेमडा मैक्स वैल्यू इसके रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो लेमडा मैक्स वैल्यू एल्काइन की सबसे कम, देन एल्कीन, देन आपके एल्डिहाइड्स। तो इस टाइप से आपने देखा कि जो आपके डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट आपने देखे कि किस तरह से, कभी सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा आपने ट्रांजिशन के ऊपर, कभी स्टेरिक फैक्टर का इफेक्ट दिखा ट्रांस और सिस स्टील विन के अंदर, कभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखा आपके ट्रांजिशंस के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ऊपर। तो ये थे आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह के और भी डिफरेंट पॉसिबल क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। थैंक यू।